हेलो नमस्कार। हम अंग्रेजों के 200 वर्षों तक गुलाम रहे। उन्होंने भारत में अपनी शासन व्यवस्था को स्थापित करने के लिए बहुत सारे कानून बनाए और हमने एक स्वतंत्रता आंदोलन के अंतर्गत अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी और अंग्रेजों को यहां से भगा दिया। 15 अगस्त 1947 को हम आजाद हुए और 26 जनवरी 1950 को हमारे देश में संविधान लागू हो गया, जो हमने स्वयं बनाया। तो क्या पहले बनाए हुए सारे कानून समाप्त हो गए? तो ऐसा नहीं है। अंग्रेजों ने जो यहां कानून बनाए वो सभी के सभी समाप्त नहीं हुए। बहुत सारे कानून तो आज भी लागू हैं। अगर आपने आईपीसी का नाम सुना है तो आईपीसी 1860 में बनी है और एविडेंस एक्ट तो 1872 में बना है। यानी आज से देखा जाए तो कितने कितने वर्ष पुराना है। और आज की परिस्थितियां, आज की सोच बहुत कुछ बदलाव लेके आ गई है। नया जमाना आ चुका है। इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया का भी विकास हो चुका है, इलेक्ट्रॉनिक साधनों का भी विकास हो चुका है, ईमेल आ चुका है, व्हाट्सएप आ चुका है, बहुत कुछ आ चुका है और जिसने हमारे जीवन को काफी परिवर्तित किया है। तो पुराने कानून क्या अब तक लागू रहने चाहिए, ये बहुत दिनों तक विमर्श चल रहा था और उसी के अंतर्गत भारत में कुछ कानूनों को बदला गया है। यानी आज 1 जुलाई को बहुत सारे कानून हमारे यहां पे बदल जाएंगे और स्पष्ट रूप से मैं आपको बताऊं तो 3 प्रमुख कानून में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। जैसे भारतीय दंड संहिता, जिसे हम आईपीसी कहते हैं, जो 1860 में हमारे यहां पे लागू हुई थी, वो बदल जाएगी। सीआरपीसी 1973, जो ये भी अंग्रेजों के समय में लागू हुई थी, फिर उसमें हमने संशोधन करके सीआरपीसी 1973 बनाई थी, ये भी संशोधित हो जाएगी। और इंडियन एविडेंस एक्ट, जिसे भारतीय साक्ष्य अधिनियम कहते हैं, 1872, उसमें भी परिवर्तन आ जाएगा। इंडियन पीनल कोड का नाम हो जाएगा भारतीय न्याय संहिता, सीआरपीसी का नाम हो जाएगा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और एविडेंस का नाम हो जाएगा भारतीय साक्ष्य अधिनियम, तो भारतीय साक्ष्य संहिता ये नाम हो जाएगा। तो आइए इसमें देख लेते हैं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है ना, मैंने अभी आपको यहां पे बताई थी, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी सीआरपीसी, जिसको हम पहले सीआरपीसी कहते थे। इस समय इसमें 531 इसमें सेक्शन होंगे, जो पहले 484 थे। भारतीय नागरिक संहिता की बात करें तो 357 इसमें सेक्शन या धाराएं होंगी, जो पहले 511 थी। और भारतीय साक्ष्य संहिता, जिसमें अब 170 धाराएं होंगी, पहले इसमें 167 थी। आगे चलते हैं। अब इसमें बहुत कुछ बदलाव आ गया है, यानी अब आप 0 एफआईआर कर सकेंगे कहीं से भी। अब आप कहोगे सर 0 एफआईआर क्या होती है? तो अगर कोई भी अपराध कहीं पर हुआ है, ठीक है, कहीं पर भी अपराध हुआ है या आप जहां पर मौजूद हो, अपराध चाहे किसी दूसरी जगह हुआ है, आप दूसरी जगह मौजूद हैं, तो वहां के थाने में आप जो एफआईआर करते हैं उसे हम 0 एफआईआर कहते हैं। ये बात आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग, यानी अब कहा है कि साक्ष्य जो लिए जाते हैं या अब ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग का बहुत बड़ा प्रभाव होगा, जिससे कि अगर कोई भी मुकदमा चल रहा है उसकी ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग होगी, ताकि जल्दी से जल्दी एक बेहतर जस्टिस प्रदान किया जा सके। अब सम्मन जो पहले चिट्ठी के द्वारा भेजे जाते थे और कभी कभी सम्मन को लेने से भी कोई इनकार कर देता था, वहां पर कभी कभी सम्मन को चुपका के भी आना पड़ता था। अब उसकी जगह ईमेल से भी सम्मन भेजे जा सकते हैं और भी डिजिटल प्लेटफॉर्म का प्रयोग किया जा सकता है सम्मन के लिए। अब ई सूचना से एफआईआर की जा सकती है, इलेक्ट्रॉनिक जो माध्यम से भी आप क्या कर सकते हैं, एफआईआर कर सकते हैं, जो पहले पॉसिबल नहीं था। इसके अलावा जब भी कोई अगर बात करें हम तो अगर एक समझिए कि जब भी कोई मुकदमा, यानी कोई भी एफआईआर दर्ज होती है, तो एफआईआर के बाद कितने दिनों में आरोप तय होंगे, कितने दिनों में चार्जशीट दाखिल होगी, कितने दिनों में जजमेंट होगा, इसके बारे में भी यहां पे बताया कि आरोप तय किए जाएंगे 60 दिन के अंदर, चार्जशीट दाखिल हो जाएगी 90 दिन के अंदर, 60 से 90 दिन के अंदर, जजमेंट आपको 30 दिनों के अंदर देना होगा और 7 दिन में जजमेंट की कॉपी भी देनी होगी। ये बहुत ज्यादा सुधार है। न्यायिक या त्वरित न्यायिक जो हमें सुरक्षा दी गई है, यानी त्वरित अगर हमें जल्दी से जल्दी फैसला मिल जाएगा तो उतना ज्यादा अच्छा होता है। और ये आर्टिकल 21 के अंतर्गत भी यह शीघ्रतम न्याय के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये बात आप लोगों को पता होना चाहिए। देखिए, पहले आपने रेप का केस सुना होगा, रेप। तो रेप के लिए पहले
376 धारा का प्रयोग होता था, लेकिन अब इसके लिए 63 यानी सेक्शन 63 का प्रयोग होगा। सेक्शन 63 के अंतर्गत मुकदमा दायर किया जाएगा, ये बात आप लोगों को पता है। और अब इसमें 10 साल की न्यूनतम सजा होगी और इसके अलावा आजीवन कारावास और बहुत सारे मामलों में मृत्युदंड तक की सजा दी जा सकती है, रेप के मामलों में। अब एक और आ गया झूठा प्रॉमिस केस, यानी आपने देखा होगा पहले शादी का यानी शादी की बात कह के बहुत सारे संबंध बना लिए जाते थे और फिर शादी के बाद में इनकार कर दिया जाता था, तो उसे रेप के अंतर्गत सुना जाता था। लेकिन अब इसको अलग कर दिया है। अब अगर मैरिज प्रॉमिस किया गया है और उसके बाद शादी नहीं करी है और बीच में अगर मानो कुछ हुआ है, तो उसके लिए अलग से एक धारा बनाई गई, उसके अंतर्गत ही अपराध यानी वो उस पर चार्ज वगैरह लगेगा और उसी के अंतर्गत सजा मिलेगी। उसको रेप से बिल्कुल अलग कर दिया गया है, ये कुछ नया किया गया है। हत्या जहां पर पहले 302 लगती थी, अब हत्या के लिए सेक्शन 103 होगा। मॉब लिंचिंग अब अपराध होगा और मॉब लिंचिंग में आप लोगों को पता है कि बहुत ही कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है, फांसी तक की सजा दी जा सकती है। दहेज हत्या पहले 304 भी जो सेक्शन था उसके लिए 79 आ गया है। और दहेज प्रताड़ना के लिए जो दहेज के लिए लगता था पहले 304 भी लगता था और प्रताड़ना के लिए 400 484 वगैरह लगता था, तो वो अब केवल 84 में आ गया है। ये बात आपको ध्यान रखना है। छोटे मोटे अपराधों के लिए कम्युनिटी सेवा का प्रावधान किया गया है कि अगर उन्हें जेल में भेजा जाएगा छोटी मोटी उस अपराधों के लिए, तो वहां का माहौल अलग होता है जेल का, वहां पे अपराधी बनने के चांस ज्यादा हो जाते हैं, तो उन्हें जनरली जेल में भेज के कम्युनिटी जो सेवा करवाई जाएगी, यानी कोई भी सामुदायिक सेवा कि इसको साफ करने की चीज कह दी जाए या ये काम करो, जैसे कहीं पे आपको छोटा मोटा काम करना है, ठीक है, छोटे मोटे काम करने की सजा दी जाएगी। तो ये कुछ खास बदलाव हो रहे हैं। तो आपको इन्फॉर्मेशन कैसी लगी है जरूर बताएं। और ये बदलाव आ गए तो जो जो चीज मैंने आपको बताई है वहां से क्वेश्चन भी आ सकते हैं, तो इसको थोड़ा सा अच्छी तरह से समझ और जान भी लें। चलिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर, सब लोग अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।